अस्सलाम वालेकुम। हमारी बातें की अगली एपिसोड के साथ हम तीनों दोस्त सोहेल मुस्तफ़ा, मोहम्मद फ़हीम मीर और शकील जाहिद हाजिर हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो भी बड़ा मेरे ख्याल में एक चुभता हुआ मौजू है। एक बहुत सी सेंसिटिव बात है जो हम करेंगे आज। और उसके ऊपर जो है वो गाहे बगाहे मैंने देखा है, कुछ जगहों के ऊपर लोगों ने गुफ्तगू की है। और इसके ऊपर जो है वो जितनी गुफ्तगू हो रही है उससे कहीं ज़्यादा होने की ज़रूरत है हमारी ज़ाती राय में। इसलिए हम जो है वो इसके ऊपर आज बात कर रहे हैं, और वो है पाकिस्तान में बढ़ते हुए जहनी अमराज की जो शरह है। लोग बहुत ज़्यादा जहनी मरीज बनते जा रहे हैं। और बहुत सारे केसेस तो वो हैं कि जिसमें ना मरीज को पता है कि मैं मरीज हूं, ना उसके घर वालों को पता है कि ये मरीज है। तो जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो एक अलग सिनारियो है, और जो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इसके ऊपर आज हम तीनों दोस्त जो है वो गुफ्तगू करेंगे कि इनकी क्या वजूहात हैं हमारे ख्याल में, और इनके लिए क्या किया जाना चाहिए हमारी नज़र में। तो फ़हीम साहब की तरफ मैं पहले जाऊंगा कि फ़हीम साहब, आप जो है वो इस हवाले से जो हमारे माशरे के अंदर ये बढ़ते हुए जो ज़हनी अमराज हैं, इसके ऊपर जो है वो आप अपनी माहिराना राय का इजहार करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। मैंने क्या मायराना राय देनी है। मैं भी बहुत से पाकिस्तानियों के साथ साथ मैं भी इनमें से कुछ चीज़ों का शिकार हूँ। मुझे इसमें जो है एडमिट करने में कोई जो है वो आर नहीं है। खास तौर पे एंजाइटी का मैं काफ़ी एक सीवियर किस्म का मरीज समझ लें। और मेरा ख्याल है ये हम आम ये मैं अभी कोई डेटा जो है इकट्ठा कर रहा था जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। तो पाकिस्तान में जो है तकरीबन 32% लोग जो है वो मुख्तलिफ तरीकों के ज़हनी अमराज का शिकार है। यानी हर तीसरा बंदा तकरीबन जो है वो किसी ना किसी उसका शिकार है। और हमारी ये रेशो हमारे इस रीजन में सब कॉन्टिनेंट में अगर अफगानिस्तान को भी शामिल कर लें तो मेरे ख्याल है अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा हमारी रेशियो है उसकी, जो है ज़हनी अमराज की होने की। तो इसके साथ जो है वो अगर हम देखें तो जो अ, बाकी जो चीजें हमारी किस तरह की जो चीजें किस तरह की वो प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें जो सरे फहरिस्त मेरा ख्याल है वो एक एंजाइटी है, जिसका मैं खुद भी एक बहुत बड़ा समझने शिकार हूँ। इसके अलावा जो है डिप्रेशन हो सकता है। इसके बाद एक पीटीएसडी जिसको कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कोई इवेंट बड़ा हुआ हो, सैलाब आ गया, फसल तबाह हो गई, ये हो गया, वो ऐसा इवेंट आया जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ गए और डिप्रेशन में चले गए। तो ये एक बड़ी कॉमन वजह है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे अक्सर आप देखें मुख्तलिफ हादसा हो जाते हैं। कोई उनका कोई वाली वारस तो होता नहीं, तो वो बेचारे फिर पर्सनली वो स्ट्रेस लेते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी पाकिस्तान में जो है अफसोसनाक है वो ये है कि इतने हाई जो है वो जो नफसियाती मर्जों के होने के बावजूद 32% लोग उसका शिकार हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान में जो इसकी ट्रीटमेंट है वो सबसे कम है। यानी हमारे रीजन में सबसे ज्यादा कम लोग इसकी ट्रीटमेंट कराते हैं, और इसको बाकी वो अल्लाह का अजाब या कुछ इसी तरह की चीजें समझ के उसी में ही उसको चला लेते हैं। तो ये कुछ आम तौर पे अमराज हैं हमारे। अब मेरा ख्याल है हम इसके ये जानने की कोशिश कर लें कि इनकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। तो मेरे दोस्त अजीज सुहेल साहब, जो एक मेरा ख्याल है माहिर नफ्सियात भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शायद कुछ इस पे कोई रोशनी डाल सकें इनकी इसकी वजूहात पे। अच्छा, ये अच्छा मुझे आपने माहिर बना दिया नफ्सियात का। जिसका मेरे कोई ताल्लुक नहीं है मेरा इस शोबे के साथ। लेकिन ये है कि ये इसकी
जो है, ऑब्वियसली नफ्सियात एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और आज का जो जो हमारी ऑब्जर्वेशन आपने जिस तरह बताया कि ये जो नफ्स मतलब नफ्सियाती बीमारी जो है, जहनी जो इमराज हैं पाकिस्तान में, उस हवाले से इसका समझना ज़रूरी है, क्योंकि दे आर ऑन द राइज। वो भी स्टैटिस्टिक्स भी मेरा ख्याल है सामने आ जाएंगे, आपने शेयर किए थे कि इसमें डिकेड वाइज जो आपने स्टैटिस्टिक्स फहीम साहब ने जमा किए थे, उससे तो ये लगता है बड़ा अलार्मिंग ये है, बढ़ जी, रही मैं है। आपकी सहूलियत के लिए वो रिपीट कर देता हूँ। 1990 में हमारे जो ये थे, ये 10 से 15% लोग जो है इसका शिकार थे। सन हम्म। 2000 में जो है ये 15 से 25% बढ़ गए। 2010 से 2020 तक जो है ये कोई 30% तक बढ़ हो गए, और अब 2026 में हम हैं तो इस वक्त तकरीबन 32% है। तो ये आप समझ लें कि पिछले 30 सालों में ये कोई दुगने हो चुके हैं। सही बत्तीस बात। फीसद यानी 15 से 32 तक चले गए हैं। हम्म। यानी हर अ, तीसरा बंदा जो है किसी जहनी हर मर्ज का चीज शिकार है। बिल्कुल। और दिस इज टू मच टू हाई, आई थिंक इन द रीजन इट इज द हाईएस्ट। शायद इंडिया से भी हमारी, अफगानिस्तान के बाद हम हाईएस्ट हैं। अफगानिस्तान के बाद। तो इसको अगर थोड़ा सा अगर हम ये देखें भी इसको, तो एक दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट एक जो है ना वो समझ आती हैं। एक तो ये, चूंकि थर्ड वर्ल्ड में ही एक तरह का हम आ रहे हैं, वी आर स्ट्रगलिंग। तो ये लगता ही है कि थर्ड वर्ल्ड में ये जो जहनी इमराज हैं, जिसमें कि आपने बता दिया, अगर जहनी इमराज की हम मुख्तलिफ टाइप्स, हम डॉक्टर्स तो नहीं हैं, वो तो हम नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन जो नॉलेज हमारा है लिमिटेड, उसमें आपने बताया जिस तरह के वो एक स्ट्रेस और डिप्रेशन है, और जो कि रिलेट करती है बेसिकली आपकी जो है पास्ट या प्रेजेंट कंडीशन के साथ। इस तरह के वो वाकयात हैं आपकी ज़िंदगी में, या हो रहे हैं या हो चुके हैं, जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं और आपको परेशान करते हैं, और उनकी सोचें जहन में रहती हैं आपके, नेगेटिव थॉट्स। और दूसरी आप जो एंजाइटी है, जो कि बेसिकली द फियर ऑफ फ्यूचर या फियर ऑफ अननोन आप कह सकते हैं जी, कि, फियर ऑफ अननोन बिल्कुल सही आपने उसकी तो जी की जी। जी, तो क्या मुस्तकबिल में होगा, तो वो मुस्तकबिल से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड जो है। तो एक तो ये सोच है। दूसरा ऑब्वियसली मौरूसियत के अंदर कुछ इंसान के जीन्स के अंदर जो हैं वो आ जाती हैं चीज़ें अपने फोरफादर से। तो अगर एक फैमिली के अंदर कोई जहनी इमराज या कोई भी मर्ज की एक टेंडेंसी हो, तो वो उसमें ख़ास तौर पे जहनी इमराज में ये होता है कि वो कहीं ना कहीं आगे जाके जो जनरेशन है उसके अंदर वो रीअकरेंस उसकी हो जाती है। तो अब ये थर्ड वर्ल्ड जो है उसका एक बड़ा इशू जो है ना, वो है इकोनॉमी। क्योंकि बहुत बड़ी स्ट्रगल जो है यहाँ पे आपको करनी पड़ती है अपनी सर्वाइवल के लिए। अपनी फिजिकल नीड्स को पहले पूरा अपने आप करना है, और फिर उसमें एक मुश्किल आती है। हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम है। पॉवर्टी लाइंस के नीचे जो है, ये जिस तरह हमें विद डिकेड्स के साथ ये स्टैटिस्टिक्स बताए कि कहाँ हम कोई 1 आउट ऑफ 6 था, और अब 1 आउट ऑफ 3 जो हो गया है विद इन 30 ईयर्स। तो ये क्यों बढ़ रहा है? अगर आप देखें तो आपकी जो पॉवर्टी लाइन की तरफ जा रही है पॉपुलेशन, वो भी इसी तरीके से जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आपके पॉवर्टी लाइन के नीचे से जा रहे हैं। उसके स्टेटिस्टिक्स अभी राइट नाउ वी कैन नॉट प्रेजेंट, लेकिन जनरली ऑब्जर्वेशन यही है। तो एक मेन रीजन यही है कि आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ रही है। आप यू आर नॉट श्योर अबाउट योर फ्यूचर। कोई सोशल सिक्योरिटीज हमारे जैसे मुल्कों में नहीं है कि आप फ्यूचर के बारे में सोच सकें कि यार अच्छा, मैं अगर मैं जॉबलेस हो जाता हूँ तो मुझे कोई सपोर्ट करेगी, स्टेट सपोर्ट करेगी। आल दो आल दो हमारे यहाँ पे एक ज़कात सिस्टम है, और एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम भी होता है। भाई भाई को सपोर्ट कर देता है, बहनें भाई भाई, इस तरह से चलता है ये। रिश्तेदार दोस्त भी एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट गारंटेड इन फैक्ट। तो जहाँ पे एक पर्सनैलिटी मेरे जैसी कमज़ोर एक शख्सियत होगी, तो वो फिर एक फियर उसके जहन में फिर पैदा हो जाएगा कि यार व्हाट विल हैपन अगर मैं जॉबलेस हो जाऊं, तो मेरे साथ या मेरा बिजनेस जो है वो खराब हो जाए, डूब जाए, तो मेरे साथ क्या होगा।
तो वो जो फियर है जब वो बढ़ जाता है तो फिर आप जो है उसका इम्पैक्ट आपकी आपकी नींद के ऊपर आता है। नींद एक ऐसी चीज है अल्लाह ताला ने बनाई है जो कि आपको रीबिल्ड करती है, आपके आपकी ब्रेन पावर को, आपकी जो है फिजिकल स्ट्रेंथ को, वो आप रिगेन करते हैं। और ये अल्लाह ताला ने सुकून के लिए, इंसान के लिए और उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए चीज़ बनाई है। तो जब वो नींद गायब हो जाती है उस मुसलसल खौफ की वजह से, तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो क्या बीमारी होती है जहनी, वो एक तो ये स्लीपलेसनेस तो है ही एक आपको, लेकिन उसके बाद फिर आप आपके जो रिएक्शंस हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। आपको एकदम गुस्सा आ जाता है या आप एकदम खामोश हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप के बिहेवियर जो है ना वो इस तरह के हो जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो एक पहली चीज तो है इकोनॉमी जो है। अच्छा, फिर इकोनॉमी से ही रिलेटेड फिर जो है ना वो आपकी जो सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, वो उसका भी इम्पैक्ट आता है हमारे यहाँ, हमारे सोसाइटी के अंदर। जाहिर है कि एक हमारे अपने नॉर्म्स हैं, एक तो रिलीजियस हमारी बाउंड्रीज हैं जो कि हेल्दी हैं अगर उन पर हम अमल करें। चूंकि हम उस पर अमल नहीं करते इसलिए और हमें समझ भी नहीं है, कोई हमें बताता भी नहीं है कि यार हमारे क्या दीन ने हमें जो बाउंड्रीज दी हैं दे आर गुड फॉर अस, तो वो डिफाइन ही नहीं होती हैं, वो हमें गलती बताई जाती हैं बच्चों को कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये चीज़ गलत है। आप लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो रिलेटेड टू मैरिजेस हैं, जो जो सेटल कर देते हैं, पेरेंट्स सेटल कर देते हैं विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ देयर किड्स, उनकी मर्जी के बगैर और उनकी एक पर्सनैलिटी को देखे बगैर बचपन की शादियां जो हैं वो मतलब रिश्ते जो हैं वो कर दिए जाते हैं। तो अगर आप देखें तो बहुत सारे आपको जहनी मरीज जो मिलेंगे वो बेसिकली ये मिलेंगे कि उनके गलत जो है वो रिश्ते कर दिए गए, उनको एक ऐसे रिलेशनशिप में ले जाया गया जो कि जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, जो फिट नहीं थे, वो मैचिंग नहीं थे उनके लिए। तो और इस तरीके से ये जो है फैमिलीज के अंदर ज्यादा एक जो बड़ा मुझे रीजन नजर आता है वो जो है सोसाइटी के गलत जो है नॉर्म्स कह लें या गलत अंडरस्टैंडिंग। हम वी आर एन इस्लामिक कंट्री, तो वो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर फ्रेमवर्क, इस्लामिक फ्रेमवर्क, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गलत तरीके से हो जाती है और लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता। तो ये दो रीज़न मुझे तो ये समझ आती हैं जो इन अमराज जो जहनी अमराज हैं उसकी वजूहात हो सकती है। शकील साहब का तजर्बा हम सबसे ज़्यादा है, हालांकि उम्र में इतने बड़े नहीं हैं हमसे। तो वो उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या देखते हैं ये वजूहात, और फिर इसके कोई अ, हमें सोल्यूशन क्या हो सकता है उसकी तरफ ज़रा लेके चलें। जी शकील भाई। हाँ जी, मैं पहले तो ये साबित हो गया कि आप माहिर नफ्सियात हैं। फहीम साहब ने ठीक कहा था, माशाल्लाह आपने जो है वो जिस तरह एनालिसिस किया है। बहरहाल मैं मेरी जो जाती राय है वो इस बारे में ये है कि दुनिया जो है वो रोजाना के हिसाब से चेंज होती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उस चेंज को एक्सेप्ट करना अभी नहीं सीखा। हमारे यहाँ अब भी फैमिली सिस्टम वही चल रहा है, या जो हम उसी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो आज से 50 साल पहले था। लेकिन अब वो फैमिली सिस्टम जो है वो नहीं चल सकता जैसे कि उस जमाने में चलता था। अब लोगों को दुनिया का ज्यादा पता चल गया है, चुनाचे जो है वो बच्चे चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। हम कहते हैं नहीं, इन्होंने हमारे साथ जुड़ के रहना है, ये है, और बीच में फिर मजहब हम ले आते हैं वगैरह। तो उसकी वजह से जो जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ, जिसको हम बड़ी पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि जॉइंट फैमिली सिस्टम का हमारे दीन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। दीन नहीं कहता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम, वन शुड बी वेरी क्लियर। लेकिन जो है वो हमारी रवायात हैं जो चली आ रही हैं बरसों से। प्री पार्टीशन भी यही रवायात थी, अब जो है वो अब हम उसी के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में बहुत सारे मसाइल जो है वो पैदा होने शुरू हो गए हैं, जो कि पहले शायद इतने प्रोनाउंस नहीं थे। क्योंकि पहले जो इकोनॉमी की बात की है सोहेल साहब ने, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर कुछ
कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ एवेन्यूज बल्कि कहना चाहिए ऐसे हैं जहाँ पे ये बाकायदा जहनी मरीज तैयार किए जाते हैं। एक हमारा सिस्टम जैसे है, हमने से पहले जब तलाक वाला जो एपिसोड किया था उसके अंदर हमने हल्का सा इसको टच किया था, वो है कि एक ब्रोकन फैमिली है, और उस ब्रोकन फैमिली में को फिर दरमियान में एक गार्डियन कोर्ट आती है कि बाप ने, बच्चा माँ के साथ रह रहा है या बाप के साथ रह रहा है, और फिर दूसरा जो है माँ से उसे मिलना है या बाप से मिलना है, वो कोर्ट में मिलना है। उस जगह आप जाके देखें, वो फैक्ट्रियां हैं जहनी मरीज बनाने वालों की, जिस तरह के वहाँ हालात हैं। कहा जाता है कि कोर्ट जो है वो बच्चे का गार्डियन है। कोर्ट जो है किसी बंदे का नाम तो नहीं है। वहां तो जज आते हैं हर 6 महीने बाद, और 8 महीने के बाद जज चेंज हो जाएगा। उसे क्या पता ये बच्चा कौन है, तो क्या है, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, इसकी फलाह बहबूद वो क्या जाने। जो उसकी फलाह बहबूद उसके माँ बाप से बेहतर तो नहीं वो जान सकता गार्डियन कोर्ट जो है। लेकिन वो बज़िद हैं कि नहीं, हम बेहतर जानते हैं। तो वो बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां से जो है ना ये पैदा हो रहे हैं। फिर जो अभी इकोनॉमी की बात हुई है, वो उस ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और मेरा ख्याल है कि चूंकि 1990 का जो अभी फ़हीम साहब ने डेटा दिया, वहां से लेके हम चूंकि गुर्बत की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारी समझ में आया वो ये है कि जो इकोनॉमी है या जो पैसा है, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो आप उसको किसी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। जो हमें पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है कि जनाब जो है वो जो गरीब होता है वो बड़ा सुख में होता है, जो सारे मसाइल हैं वो अमीरों के साथ हैं, और जो है वो पैसा बहुत बुरी चीज़ है वगैरह, ये इस तरह की बातें जो है वो हमें गाहे बगाए बताई जाती है ना। लेकिन जो है वो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो उसके बिल्कुल उलट जा रही है। वो ममालिक जो कि जहाँ की इकोनॉमी बेहतर है, लोग फाइनेंशियली अफ्लुएंट हैं, वहां पे ये मसाइल कम हैं। हमने तो ये देखा ना। फिर तो इसका मतलब है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है पैसा जो है, और इसका बड़ा इम्पैक्ट है आपकी रोजमर्रा की सोच के हिसाब से। अब मैं आपको जो, और हमारी जहनी जो इमराज हैं, वो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कुछ तो वो है जो रिपोर्ट हो गए, जो 32% फहीम साहब ने बताई है। मैं आपको दो वाकयात बताता हूं जो मैंने आज के अखबार में पढ़े हैं। उससे आपको अंदाजा होगा कि जो है वो हमारी ये रेशो जो है ना, ये 32% नहीं है, मेरे हिसाब से एटलीस्ट ये 50-50 है। उसकी वजह ये है, आप में को मैं सुनाता हूँ एक वाकया कि जी, एक बंदे ने अपनी बीवी को एक और किसी शख्स के साथ कार में जाते हुए देख लिया। उसने उस बंदे को भी गोली मार दी, अपनी बीवी को भी गोली मार दी, और फिर उसके बेटे ने अपने बाप को गोली मार दी। ठीक है। दूसरा वाकया यह है कि एक खातून ने जो है वो अपनी मर्जी से शादी कर ली। तो कुछ अरसे के बाद जो है वो उसका भाई, लड़की का भाई और उसका बहनोई जो है वो आए, और वो जो लड़की थी वो कहीं किसी नहर पे बैठ के कपड़े धो रही थी। इसका मतलब गाँव का वाकया है। तो वो कपड़े धो रही थी, उसकी सास भी थी और उसकी नंद भी थी। नंद प्रेग्नेंट थी, ये लड़की खुद भी प्रेग्नेंट थी। उन्होंने आके, भाई ने जो है वो इन औरतों के कपड़े फाड़ दिए, और नंद को इतना मारा कि उसकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गई, और बहन को भी बहुत मारा पीटा, और उठा के ले गए। ये सारी, ये दोनों जो मैंने आपको वाकया सुनाए हैं, ये प्रोबेबली ये लोग जो है वो जहनी मरीजों की किसी फहरिस्त में शामिल नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जो ये एक जो इन्होंने एक्ट्स किए हैं, वो जाहिर करते हैं कि ये दोनों, ये जितने फरीक भी थे, सारे ही जो है ना जहनी जहनी मरीज थे। क्योंकि ये कोई सेन आदमी जो है ना वो इस तरह की हरकतें। फिर ये कि हमने जो है वो कल बड़ा अच्छा एक आर्टिकल आया था ट्रिब्यून के अंदर, कि हम जो है हमारे अपने मसाइल को हम गैरत का नाम देते हैं, और जो है हमारी गैरत जो है वो किसी खातून के जिस्म के साथ जो है वो वाबस्ता होती है कि उसको कुछ हो गया तो हमारी गैरत जो है ना चिकनाचूर हो जाएगी। तो ये
इस तरह की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो जो जिसमें दरमियान में जो है ना हम मजहब ले आते हैं कि जी पता नहीं शायद इस्लाम ने ये कहा है। फिर हमारे जो बच्चे हैं वो शुरू से ही मार पीट ये वो सारा घराने के अंदर वो यही देख रहे होते हैं। बाहर निकलते हैं तो वहां पर भी यही सारा कुछ होता है, तो उन्होंने तो जहरी मरीज बनना ही है। तो पूरा मुआशरा ही जो है वो इस तरह से डिजाइन हो चुका हुआ है कि जहाँ पर यानी समझदार और सेन लोगों का जो है वो यानी एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है ना, मेरी नजर में तो ये छोटी चीजें हैं। जो जो ये पागलपन है, बिल्कुल। और ये पागल खाने में लोग होते भी नहीं है, तो ये जो पागलपन है इसके बारे में जो है ना कोई बात नहीं करता। आज पिछले दिनों बड़ा अच्छा एक टेलीविजन पे प्ले चला था, कफील, उमैरा अहमद ने लिखा था वो प्ले। अब वो एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कि जब बाहर जाता है लोगों से किससे मिलता है तो वो बड़ा ही अच्छा है, ही इज वेरी स्वीट एंड पीपल लाइक हिम वेरी मच। घर के अंदर उसकी बीवी और बच्चे जो है ना वो उसके लिए वो अजाब से कम नहीं है। तो वो एक डुअल पर्सनैलिटी है जो कि जो है हालात के हिसाब से अपने आप को जो है ना वो चेंज कर लेती है। तो ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो है ना ये भी आम पाए जाते हैं हमारे यहाँ। तो इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम्स जो है ना वो तो जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है ना, हमें भी अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। हमारे बच्चे जो है वो वैसे बुद्धू नहीं है जैसे कि हम होते थे उस एज के अंदर। हमें तो पता ही कुछ नहीं होता था। अब जो 10 साल का बच्चा है उसको सारी दुनिया का पता है। हमारे वालिदैन में से कितने थे जिन्होंने फॉरेन ट्रैवलिंग की हुई थी? हमने उनसे कहीं ज्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग की। हमारे बच्चे जो है वो हमसे भी छोटी उम्र के अंदर जो है ना वो दुबई और मलेशिया और इंडोनेशिया और ये इधर उधर जाना शुरू हो गए। तो उनका उनकी समझ बूझ जो है वो बिल्कुल चेंज है, बहुत बेहतर है। लेकिन हम उनको घुसाते हैं कि नहीं, जो है वो जनाब जो है वो तुमने इसी तरह, ये चाचा है, ये ताया है, ये वो फुप्पी है, और इनकी जो इन रिश्तों की अपनी सैंक्टिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनकी कुछ जो है वो जो न्यूसेंस वैल्यूज भी बहुत ज्यादा हैं हमारे माशरे में, अनफॉर्चुनेटली। और उनकी वजह से फिर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना वो भी क्रिएट हो जाती हैं। और वो बच्चे जो है वो हमें पता नहीं चल रहा होता लेकिन वो जहनी मरीज बनते चले जाते हैं। तो ये चंद एक बातें थी जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी, जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। अब हमारे जो बड़े माहिर हैं जिन्होंने सारा डेटा वेटा भी इकट्ठा किया है, तो वो वो आप सर कुछ बताइए कि अब इसका क्या हल करें हम आपके ख्याल में। हल अगर इतना आसान होता तो अब तक कोई ना कोई वो कर चुका होता। दरअसल ये इंसानी रवैये इतने अनप्रिडिक्टेबल और कॉम्प्लेक्स हैं कि उनको किसी सांचे में ढालना जो है, और उस ये प्रिडिक्ट कर देना कि इस खास सिचुएशन में ये ऐसे करेगा, बहुत मुश्किल काम है मेरा ख्याल है। तो आप दोनों माशाल्लाह हजरात ने इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी है कि इसको जो है वो काफी लोगों को पूरा पता चल गया होगा कि क्या और किस वजह से। मैं थोड़े से हल इसका सलूशन तो मेरे नजदीक, चले वो भी मैं आखिर में जिक्र कर दूंगा। मैं पहले आपको थोड़ा सा जो है, जैसे सुहेल साहब ने भी कहा कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह वो है, इकोनॉमिक वजह है। बात आपकी काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन मैं खुद क्योंकि एग्जाइटी का एक मरीज हूँ, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक अरब मुल्क में काफी अर्सा काम करता रहा हूँ, और वो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह रिच, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थे। लेकिन जिस दिन मुझे कोई सुबह गवर्नमेंट के किसी इदारे में कोई काम करवाना होता था, जाहिर है आप बाहर रहते हैं तो आपको लामोहल्ला काम ऐसे पड़ते हैं कि आपने वहां जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में जाना है या किसी और जगह जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, ये करना है, फलां करना है। तो मुझे अब याद है कि मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। उसकी वजह वो अनसर्टेनिटी थी कि मैं सुबह जाऊंगा तो पता नहीं उसका यार मूड कैसा होगा, वो करेगा काम मेरा या नहीं करेगा। अब इसका इकोनॉमिक उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये वो अनसर्टेनिटी है जो हम जैसे मुल्कों में, यानी आप पूरी अपनी तरफ से आप एक फॉर्म दिया गया, आप पूरा भर के अपनी चीजें ले गए हैं,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो काम वहां पे हो जाएगा। वो डिपेंड करता है उसका मूड कैसा है, वो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, सीट पे बैठेगा या नहीं बैठेगा, फलां होगा या नहीं होगा। तो ये चीजें हैं हमारी सोसाइटी में, जो ये छोटी छोटी इकट्ठी होके जो है फिर जाहिर है बहुत सी चीजें इकट्ठी होकर फिर बड़ी चीजें बन जाती हैं। तो ये एक मिसाल जो है मेरे जहन में आई कि ये वो अनसर्टेनिटी है, या चीजों का प्रॉपर वक्त पे ना होना या वो डिफाइन ना होना है, जो एक ये छोटी सी उसको जो है वो इनिशिएट करता है, और ये होती होती फिर बड़ी चीज बन जाती है। और जब आप यानी यही आप एक काम करें, मुझे याद है कि एक मैं काम करना था, वो मैं एक दफा गया नहीं हुआ, दूसरी दफा नहीं हुआ, तीसरी दफा नहीं हुआ, ये सारी स्लीपलेस नाइट्स हैं मेरी। ठीक है। तो उसके बाद आखिर में वो ये हुआ कि मैं ग्रेजुअली वो होते होते वो डिप्रेशन में चला गया कि यार ये तो होना ही नहीं है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन पाकिस्तान में है। आजकल मैं एक और अपने काम में लगा हुआ हूँ, जिसमें एक सरकारी महकमा इन्वॉल्व है। मैं आज ही वहां होके आया हूँ, और अब तो खैर उम्र गुजर गई है, अब वो वैसा वो नहीं है। लेकिन अभी भी जो है वो जो है वो नींद नहीं आती, या वो जेहन उसी तरफ लगा रहता है कि यार ये क्या कैसे होगा। और ये ऐसी बीमारी है एंजाइटी कि आप इसको लाख निकालने की कोशिश करें अपने जेहन में, वो वही हिट करती रहती है, आपको बार बार पिंच करती है, बार बार पिंच करती है। तो ये एक बड़ी इब्तदाई उसकी शक्ल है। तो यही चीजें, अच्छा इसके साथ साथ जो शकील साहब ने जैसे वो बात की, तो वो भी एक बहुत बड़ी जो वजह मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ गैरत का जो है वो कुछ कुछ जरूरत से ज्यादा होना जो है वो भी एक बहुत बड़ा। और जो शकील साहब जो बातें कर रहे थे, वो उसमें अजियत पसंदी के उसमें वो आ रही थी, वो भी एक ज़हनी बीमारी की एक बड़ी अरफा किस्म की शक्ल है। तो ये गैरत का बहुत होना, यानी घर में मैं कई अपने उन लोगों को जानता हूँ हमारे यहाँ को जो मुलाजमीन और इस तरह के होते हैं, यानी वो खाने को उनके पास वो कोई वो चीज नहीं है, पैसे मांग रहे हैं, लेकिन गैरत इतनी स्ट्रांग है कि वो बहन को कत्ल कर दिया, फलां को ये कर दिया। यानी उस वक्त नहीं उनको गैरत को कोई शर्म आती, या वो आती कि जब किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं और पता नहीं क्या उसके कदमों में गिर रहे हैं। गैरत सारी वही जैसे शकील साहब ने बात की कि उनकी माँ और बहन जो है उसके नाम और बॉडी से रिलेट करती है। तो ये कुछ जो हमने अपने गलत वो बना लिए हुए हैं रवैये और ये चीजें, तो ये एक जो है वो बहुत बड़ी जो है वो वजह है इन चीजों की हमारी सोसाइटी में काम। तो इसी तरह जो एक जिसका मैंने जिक्र किया, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक जो है सिंड्रोम जो है ये अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे किसान जो हैं वो पूरी जान जोखिम लगा के कर्जे ले लेके उन्होंने गंदम लगाई और भी फसलें लगाई, आलू लगा, आलू का हाल देख लीजिए किया। अब उनकी पूरी जिंदगी का दारोमदार उस पे है, वो उनके नजदीक वो गंदम या उनकी फसल ही उनका वो ओढ़ना बिछोना सोना, सारी जिंदगी उसके गिर्द रिवॉल्व करती है। अब क्या है, गंदम का वो सरकारी रेट नहीं वो हो रहा, वो सरकारी रेट हो गया, कोई लेने को तैयार नहीं है। वो लेने को तैयार नहीं है, अगर कोई वो है उससे पहले वो बारदाना नहीं उन्हें मिलेगा, वो बारदाना नहीं मिलेगा पैक कैसे करेंगे, कोई लेगा नहीं, फिर लेंगे तो वो कोई रेट और है वो किसी और को करेंगे। इसी तरह जो गन्ना बेचारा लगाता है, वो शुगर मिलों वाले गन्ना नहीं खरीदते, वो बेचारा खार हो रहा होता है। यानी ये जो अनसर्टेनिटीज हैं हमारी सोसाइटीज में, जो कुछ बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती हैं और कुछ फिर बना दी जाती हैं, तो ये एक मेजर कॉज होती हैं हमारे यहाँ। ये जो ये ज़हनी अमराज जहाँ से शुरू होते हैं, मेरे ख्याल में वो ये चीजें हैं चंद जिनकी वजह से शुरू होती हैं। अच्छा, अब जो दूसरा आपका शकील साहब का था कि इसका क्या तदारक हो सकता है, शकील साहब मैं कोई माहिर नफ्सियात नहीं हूँ, मैं खुद नफ्सियाती मरीज हूँ, मैंने जैसे अर्ज किया। तो मैं इसका यही एक मेरे ज़हन में आता है कि इंसान जितना अपनी ख्वाहिशात पे और ज़रूरियात पे काबू पा ले, उतने उसके नफ्सियाती मसाइल कम हो जाएंगे। मेरा तो जाती तजर्बा ये है कि आप अभी आप जिक्र कर रहे थे कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो है वो ज़हनी अमराज कम है, इसमें कोई शक नहीं कम है, लेकिन उनके ज़हनी अमराज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं।
मौसम खरबपति है, दुनिया की हर आसाइश है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो ज़हनी मरीज है। तो वो जो है वो उस अब आपने देखा होगा, जो देखते हैं कि वो नेचर की तरफ, यानी वो सारा कुछ छोड़ के वो जंगलों में चले जाते हैं, मोबाइल फोन फेंक देते हैं, फलां कुछ नहीं है, टेंट में जाके रहना है, टेंट भी नहीं है, दरख्त पे चढ़ के रहना है, किसी तरह वो जो है उस उससे निकलना है, जो उनके गिर्द एक जो है वो आसाइशों का जो है वो जाल इकट्ठा हो गया हुआ है। तो ये सिर्फ इसको आप उससे रिलेट नहीं कर सकते। इंसानी रवैये, जैसे मैंने अर्ज की, कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसको आप, बड़ा मुश्किल है कि किसी एक ब्रैकेट में, किसी एक खाने में डाल देना कि ये ऐसे होगा तो फिर ऐसे ही होगा। ये जरूरी नहीं होता। तो मैं, जो मेरा जाती तजुर्बा है वो यही है कि जितनी अपनी जिंदगी को सादा रखेंगे, जितनी अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखेंगे, उतने आप जो है वो नेचुरल लाइफ और ज़हनी परेशानियों और इन अमराज से आप दूर रहेंगे। तो मेरा तो ये तजर्बा है। अब सुहेल साहब, मेरा ख्याल है ये ज्यादा तजर्बाकार है, ये भी कुछ बता दें अपना। हमारे पास मेरा टाइम तो बहुत हाँ ज्यादा नहीं है। हाँ, मेरा हाँ, तजुर्बा 1 1.5 साल ज्यादा है आप लोगों से। जी। अच्छा, बात यह है कि आपके देखिए पास कुछ सुहेल साहब चीजें, 2 मिनट हैं। मैं 2 मिनट में इसको कर लेता हूँ सम अप। के देखें, हमें देखना चाहिए हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अनकंट्रोलेबल है। मुल्क के अंदर जस्टिस का सिस्टम कैसे होगा, पूरा मुआशरा कैसे ठीक होगा, करप्शन कैसे ख़त्म होगी, वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में शायद नहीं है। लेकिन हमारे कंट्रोल में एक चीज़ है, वो हमारा दिमाग है, ठीक है। तो हम एक काम जो कर सकते हैं वो ये कि अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें। हमेशा पॉजिटिव सोचें। वो कहते हैं ना कि जिस तरह आप अच्छा गुमान करें हमेशा। मतलब जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि मैं जा रहा था तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आप जब किसी काम के लिए निकलें तो आप ये सोच के निकलें कि यार ये होगा, इट इज गोइंग टू हैपन, रादर इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। उस स्टेट ऑफ माइंड में आए जिस तरह वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको समझाता है कि यार अ, आप ये चीजें सोचें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव आउटकम आप ये जहन में रखें कि वो निकल गया है। एक काम आपका हो गया है। जो चीज आपने अचीव करनी के लिए सोचा हुआ है, तो आप ये सोचें, उसको इमेजिन करें कि दैट हैज हैपेंड। तो एक तो पॉजिटिव थिंकिंग बड़ी जरूरी है। दूसरा, आपको एक ट्रस्ट, एक तो जाहिर है कि एक बिलीफ, सेल्फ बिलीफ तो है ही, लेकिन एक जो है कि जिस तरह हम कहते हैं वो बिलीव इन गॉड बट वी डोंट ट्रस्ट हिम, तो अल्लाह ताला के ऊपर भी ट्रस्ट करें, दुआ करें, प्रेयर्स की तरफ अपना ध्यान दें, और खुद और यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपकी सुन रहा है, और वो आपकी हर ज़रूरत का वो ख्याल रखता रहा है और आगे भी रखेगा। लेकिन ये सोच ज़रूरी है। अगर ये सोच नहीं होगी तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो ये एक आपको फ्रेम ऑफ माइंड अपना बनाना पड़ेगा, अपने 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 उसको थोड़ी सी ओरिएंटेशन अपनी ठीक करनी पड़ेगी। फिर मुराकबा है, मेडिटेशन है, उसकी तरफ आप जाएं, आप एक्सरसाइजेज करें। मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, मेंटल एक्सरसाइजेज हैं, उनकी तरफ जाएं। और अगर कोई वाकया ऐसा हो जाता है, लॉसेस हो जाते हैं, बिजनेस लॉस हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो वो उसको उस उसको दिल से मत लगाएं। वो एक एक हिस्सा है जिंदगी का। वो हो गया, वो पास्ट है, उसको जस्ट ट्राई टू फॉरगेट इट एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो इस तरीके से अगर आप अपनी जिंदगी को करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, अच्छी मैनिफेस्टेशंस करेंगे, तो फिर जो यूनिवर्स है या अल्लाह ताला जो कुदरत है, वो फिर उसी तरीके से आपकी लाइफ को उस ट्रैक के ऊपर लेके जाना शुरू कर देती है। तो ये मुख्तसर सी, और फिर जाहिर है कि ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट जो है वो उसको बढ़ाएं। आप जो चीज देते हैं, जनरली आपको वो बाउंस बैक भी वही चीज हो जाती है। आप रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह की अपनी लाइफ का एक पैटर्न अगर बनाएं, तो मेरा ख्याल है कुछ हम जो कंट्रोल कर सकते हैं जिन चीजों के ऊपर, वो तो हम पॉजिटिवली वो मतलब वो कर सकते हैं। जी शकील साहब, इसको अगर आप बस अच्छे तरीके से लपेट दें। नहीं नहीं, बस लपेट दिया आपने। मेरा ख्याल है हमारा वक्त वैसे भी अब खत्म हो रहा है, तो हम जो है वो अब इजाजत चाहते हैं। अगली दफा इंशाल्लाह एक डिफरेंट और इसी तरह के दिलचस्प मौजू के साथ हाजिर होंगे। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।